दोस्तों नमस्कार। सैकड़ों सालों से एक चर्चा अक्सर होती रहती है कि एक विदेशी आक्रांता ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। दोनों विश्व युद्धों के दरमियान 20वीं सदी में भी यूरोप के कई विश्वविद्यालयों को ध्वस्त किया गया, लेकिन आज तक दुनिया में कहीं ये नहीं सुना गया कि प्रशासन और सत्ता के द्वारा किसी यूनिवर्सिटी को ध्वस्त किया गया है। लेकिन भारत के अंदर विश्व गुरु बनाने का एक ऐसा खेल चल रहा है, एक ऐसा दौर चल रहा है जिसे आमतौर पर अमृतकाल का नाम दिया जाता है। उस अमृतकाल का दौर और विश्व गुरु बनाने के सपने के बीच रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने के लिए वहां के जिलाधिकारी और स्थानीय विकास प्राधिकरण ने आदेश जारी किया है। 15 दिनों के अंदर बुलडोजर से विश्वविद्यालय के 40 में से 38 भवनों को ध्वस्त करने की बातें कही जा रही। आजाद भारत में या इसके पहले गुलाम भारत में अंग्रेजों के दौर में भी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी यूनिवर्सिटी को, किसी शिक्षण संस्थान को ध्वस्त करने की कोई कोशिश प्रशासन के द्वारा की गई हो। लेकिन चूंकि मौजूदा दौर एक अलग किस्म का दौर है और कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सिटी की स्थापना में आजम खान का योगदान है, कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सिटी का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर है। क्या इसीलिए चुनावी वर्ष में इसे निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है? विपक्षी दलों और विपक्षी नेताओं के आरोप कमोबेश इसी तरह के हैं, लेकिन आज हम किसी आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाते हैं। विश्वविद्यालय को तोड़ा जाना गलत है, चाहे कोई भी मंशा हो, कैसी भी मानसिकता हो, कोई भी कानून हो। विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों को तोड़ने की बातें मौजूदा समय में एक स्वस्थ लोकतंत्र के भीतर किसी पाप से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन मौजूदा दौर में पाप और पुण्य की चिंता किसे है? यहां तो जो दौर आप देख रहे हैं, जिस लोक में हम जी रहे हैं, उस लोक से बाहर दूसरे लोक में जाकर मोक्ष मिलेगा, ऐसी बातें सिस्टम में बैठे हुए लोग और उनकी विचारधारा के लोगों के द्वारा जब ऊपर रखा जा रहा हो, तो फिर विश्वविद्यालय तोड़ना या जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में टैंक रखकर राष्ट्रवाद की स्थापना की बात करना, ये मौजूदा दौर के निजाम से और उस मानसिकता से ही संभव हो सकता है। विश्वविद्यालय की चर्चा के पहले जिनके नाम पर विश्वविद्यालय है, उनके बारे में दो बातें कहना जरूरी हो जाता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जाना पहचाना नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, खिलाफत आंदोलन के सक्रिय चेहरे रहे, रामपुर में ही पैदा हुए और 1923 के कांग्रेस अधिवेशन जो काकीनाडा में हुआ था, उस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने की थी। तो उन मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी, 2006 में उस यूनिवर्सिटी को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। उस यूनिवर्सिटी को अब रामपुर के जिला प्रशासन के द्वारा ध्वस्त करने की जो खबरें आ रही है, 15 दिनों के अंदर 40 में से 38 बिल्डिंग को ध्वस्त करने की जो बातें हो रही है, आखिर उसका भुक्तभोगी कौन होगा? क्या किसी मुसलमान के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाना भारत जैसे देश में पाप हो गया है? क्या किसी अल्पसंख्यक के नाम पर कोई भी काम करना इस देश के अंदर कुछ गलत हो गया है? राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन हुआ करता था, नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। बनारस के बगल में एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, मुगल सराय, उत्तर भारत का सबसे ज्यादा व्यस्त रेलवे जंक्शनों में से एक, लेकिन उसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। आखिर कुछ ऐसे नाम जो कहीं ना कहीं इस्लामिक कल्चर या इस्लामिक सभ्यता के साथ संबंध रखते हैं या इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हैं, आखिर उन्हें तोड़ करके सरकार को कौन सा इससे कोई बहुत बड़ा काम मिल जाएगा या कुछ बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा सरकार का, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के मौजूदा व्यवस्था को देखें, एक शानदार कैंपस आप देख सकते हैं, शानदार कैंपस, तरह तरह की पढ़ाई इसके अंदर होती है। इसके अंदर विज्ञान की पढ़ाई है, कानून की पढ़ाई है, फार्मेसी की पढ़ाई है, मानविकी के विषयों की पढ़ाई है, तमाम तरह की पढ़ाई इसके अंदर है, पैरामेडिकल की पढ़ाई है, बहुत तरह की पढ़ाई और कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं। हजारों छात्रों का भविष्य है, कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, एक बेहद सुंदर उद्यान बना हुआ है। और मोटे तौर पर कहें तो रामपुर जैसे छोटे शहर में अगर एक यूनिवर्सिटी आजम खान ने अपने प्रयास से बनाई, उस यूनिवर्सिटी में अगर आजम खान के नाम से दिक्कत ही थी तो सरकार टेक ओवर कर लेती। आखिर इंदिरा गांधी ने भी कई सारे 14 प्राइवेट बैंकों को 1969 में टेक ओवर कर उन्हें नेशनलाइज कर दिया था। उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार यदि चाहती
तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बनी है, उस यूनिवर्सिटी को वो टेक ओवर कर सकती थी, सरकारी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे सकती थी, विधानसभा से आदेश पास कर सकती थी। लेकिन जिला प्रशासन की हिमाकत इतनी बड़ी हो गई, रामपुर विकास प्राधिकरण की हिमाकत इतनी बड़ी हो गई कि एक यूनिवर्सिटी को तोड़ दे, छात्रों का भविष्य अधर में डाल दे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख पर उसी तरह बट्टा लगा दे जिस तरह से इतिहास के फुटनोट में ही सही हम बख्तियार खिलजी का जिक्र करते हैं, तो क्या उसी तरह से यूनिवर्सिटी तोड़ने वाली व्यवस्था का नेतृत्व अगर रामपुर के डीएम या उत्तर प्रदेश की सरकार के अधीन रहकर प्रशासन या रामपुर का विकास प्राधिकरण कर रहा है, तो बख्तियार खिलजी से ज्यादा इज्जत इतिहास के अंदर उसे मिलेगी, ये भला सपने में भी सोचा कैसे जा सकता है। आखिर कारण क्या है कि उसे गिराने की बातें हो रही है? दरअसल रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि 250 एकड़ में जो कैंपस बना हुआ है इस यूनिवर्सिटी का, उस यूनिवर्सिटी के अंदर 40 में से 38 बिल्डिंग जो बनी है वो बिना परमिशन के, बिना नक्शा पास कराए हुए बनी है। लेकिन इसके जवाब में विश्वविद्यालय प्रशासन और दूसरे लोगों का कहना है कि जिस वक्त ये यूनिवर्सिटी बनी वो शहर के बाहर का इलाका था और रामपुर विकास प्राधिकरण के दायरे में नहीं आता था, और जब रामपुर विकास प्राधिकरण के दायरे में वो नहीं आता था, लिहाजा रामपुर विकास प्राधिकरण से उसका नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं थी। जैसे मोटे तौर पर आप कहें तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे गांव पहले थे जो एमसीडी के अंदर नहीं आते थे, या एनसीआर के अंदर भी आज जो नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव आप देख रहे हैं, कभी गांव हुआ करते थे। अगर यहाँ किसी का मकान है, गांव के जमाने का पुराना मकान, तो उस समय कोई अथॉरिटी, कोई म्यूनिसिपैलिटी कहां से आएगी, कोई विकास प्राधिकरण कहां से आएगा जो उनके नक्शे को पास करेगा? स्वाभाविक है कि लोग अपनी मर्जी से बनाए होंगे। रामपुर विकास प्राधिकरण कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो अड़ियल रुख अपना रहा है और 15 दिनों के भीतर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 बिल्डिंग को गिरा देने की बातें कर रहा है, उसके बाद देश में शिक्षण संस्थानों के भविष्य को लेकर भी अलग अलग तरह से सवाल उठने शुरू हो गए। सवाल ये उठता है कि क्या जिस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई या जिस वक्त बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई गई, क्या उस वक्त उसका नक्शा पास कराया गया था? सवाल यह भी उठता है कि जिस शहर से मैं आता हूं, मूल रूप से जिस शहर का मैं निवासी हूं, बिहार का मोतिहारी, वहां भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी। मनमोहन सिंह के जमाने में 2012 में बिहार में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, लिहाजा बिहार को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी गई। बाद में उसका नाम बदलकर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय किया गया। जब शहर के बाहर के इलाके में, म्यूनिसिपैलिटी के बाहर के इलाके में उसकी बिल्डिंग बननी शुरू हुई या जिस वक्त जमीन ली गई, अगर वो जमीन नगर पालिका या नगर निगम के दायरे में नहीं थी, तो क्या नगर पालिका या नगर निगम से उसका नक्शा पास कराना जरूरी था? ऐसे तमाम व्यवहारिक सवाल हैं जो मौजूदा दौर में कम से कम रामपुर विकास प्राधिकरण या फिर वहां के जिलाधिकारी जिनके आदेश से इस यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 बिल्डिंग को तोड़ने की बात कही जा रही है, उनके समक्ष रखा जाना जरूरी हो जाता है। यूपीएससी पास करके लोग जिलाधिकारी बनते हैं, 3-4 साल एसडीएम या दूसरी जगहों पर काम कर फिर उसके बाद लोग डीएम बनते हैं, या कई राज्यों में डीसी बनते हैं, या कुछ डीएम ऐसे होते हैं जो राज्य की प्रशासनिक सेवा से आए और रिटायरमेंट के वक्त तक आईएएस में प्रमोट हो गए, तब जाके उन्हें कहीं छोटे मोटे जिले का डीएम बना दिया जाता। अब रामपुर के डीएम साहब किस व्यवस्था से आए हैं? क्या यूपीएससी का पीटी मेंस इंटरव्यू देकर के पास करके आए हैं, या राज्य की इलाहाबाद वाली लोक सेवा आयोग से पढ़ करके आए हैं? ये तो वही जाने। लेकिन मौजूदा दौर में जब से ये खबर सामने आई है कि रामपुर में एक यूनिवर्सिटी है जिसे तोड़ दिया जाएगा, तो कई सारे और सवाल भी इसके साथ साथ उठ रहे हैं। भारत के अंदर उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाएं कितनी है? इस देश की कितनी यूनिवर्सिटी है जो पूरी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में आती हो, दुनिया के शीर्ष 100 यूनिवर्सिटी में आती हो? मोटे तौर पर कहें तो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के बीच में हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी गिनती होती है? ले दे करके कभी 100 के भीतर, कभी 100 के बाहर, कभी 200 के भीतर एक आध यूनिवर्सिटी यदि कोई आती है तो वो जेएनयू का ही जिक्र होता है, या एक आध आईआईटी जैसे टेक्निकल संस्थानों का जिक्र हो जाया करता है। तो जिस देश में क्वालिटी शिक्षण संस्थानों की इतनी कमी हो, अगर वहां कोई निजी विश्वविद्यालय काम कर रहा है और अगर उस निजी विश्वविद्यालय से राजनीतिक तौर पर सत्ता को या सिस्टम को कोई खुन्नस है, तो क्या इसका बदला वहां पढ़ने वाले छात्रों से लिया जाएगा? अगर यूनिवर्सिटी को बुलडोज किया जाता है
या कल को उसकी मान्यता समाप्त की जाती है, तब सवाल ये उठता है कि जिन छात्रों ने वहां पर ग्रेजुएशन में, पीजी में, लॉ में, फार्मेसी में या किसी दूसरे सेक्टर में एडमिशन लिया या पीएचडी वगैरह या एमफिल वगैरह करने के लिए गए, उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? क्या इस पर किसी ने सोचा? जितने लोग वहां पढ़ा रहे हैं, जो टीचिंग स्टाफ है या जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, क्लर्क से लेकर प्यून से लेकर वहां गार्डन की, बगीचे की सफाई करने वाले माली तक, जितने लोग वहां काम कर रहे हैं, क्या उनके भविष्य के बारे में किसी ने सोचा? हम आजम खान से असहमत हो सकते हैं, आजम खान की विचारधारा से, उनकी बात से बहुत लोग उसी तरह असहमत हो सकते हैं जैसे नरेंद्र मोदी की विचारधारा या उनकी बात से लोग असहमत होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कल को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट जाए तो नरेंद्र मोदी ने जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनवाया है, कल को कोई उस पर बुलडोजर चला दे, या नरेंद्र मोदी के राज में जो महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई अलीगढ़ के अंदर, कल को उस पर कोई बुलडोजर चलवा दे, या जितने एम्स नरेंद्र मोदी के दौर में दरभंगा से लेकर देश के दूसरे इलाके में स्वीकृत हुए, तो नरेंद्र मोदी से असहमत होने का मतलब ये कतई नहीं हुआ कि उस पर कोई बुलडोजर चला दे। आजम खान से अगर किसी को कोई व्यक्तिगत दिक्कत है तो राजनीतिक दिक्कत हो सकती है। आजम खान से अगर किसी को या सत्ता को ही लग रहा हो कि यूनिवर्सिटी के संचालन में दिक्कतें आ रही है तो यूनिवर्सिटी का सरकारीकरण किया जा सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी को बुलडोज करना, इसके पीछे की मानसिकता क्या हो सकती है? सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनावी राज्य है। उत्तर प्रदेश में नवंबर से लेकर फरवरी मार्च के बीच कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकता है, और जब विधानसभा चुनाव हो रहा है और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनाव की तरह कारगर दिखाई नहीं दे रहा, और खासकर तब जब जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय या अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण वो पिछले लोकसभा चुनाव से ही अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। जनता अब चुनावी हिंदुत्व के नारों से ऊपर उठकर अपने हक और हुकूक की बात करने लगी है, सामाजिक न्याय की बात करने लगी है, शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया की बात करने लगी है, राज्य के लोक सेवा आयोग की भर्ती और उसको लेकर जो सवाल है उस सवालों को उठाते हुए नजर आ रही है। तो उस परिस्थिति में जनता का ध्यान बटाने के लिए क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिली है, और वही प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिली है जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आजम खान जुड़े हुए हैं, या जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर दर्ज है। जो लोग आजम खान पर सवाल उठा रहे हैं उन सबको वो तथ्य याद रखना चाहिए कि एक कुंभ योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के दौर में भी हुआ, और उस कुंभ में जिस तरह की भगदड़ मची, जिस तरह से कि लोगों की जाने गई और जिस तरह की अव्यवस्था का आलम देखने को मिला, उस कुंभ की तुलना जरा आजम खान के जमाने में 2013 के कुंभ से कर ली जाए तो सब कुछ साफ हो जाता है। आजम खान एक मुसलमान थे और मुसलमान है। आजम खान एक कुंभ मेला के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे अखिलेश यादव की सरकार में, और पूरा मैनेजमेंट उनके अंडर में चलता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजम खान की प्रबंधन कला की तारीफ हुई। कोई घटना, कोई बड़ी घटना 2013 में उस कुंभ में सुनने को नहीं मिली। लेकिन 12 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कुंभ हुआ, तथाकथित हिंदुत्ववादी लोग सत्ता में थे, उस वक्त किस तरह से कुंभ हुआ, किस तरह से भगदड़ मची, किस तरह से व्यवस्था हुई, किस तरह से जान माल की हानि हुई, वो हम सब ने देखा है। लेकिन आजम खान कुंभ मेले के एक सफल आयोजक नहीं बल्कि आजम खान मुसलमान हो जाते हैं। इसलिए वोट का सवाल है, ध्रुवीकरण का सवाल है, और इन सब के बीच यूनिवर्सिटी को बुलडोज करने के पीछे छात्रों के भविष्य का क्या होगा, इसको लेकर कोई चिंता नहीं है। वैसे भी छात्रों के भविष्य की चिंता होती, धर्मेंद्र प्रधान हटा दिए गए होते। सोनम वांगचुक जिनकी जान खतरे में है, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए अनशन कर रहे हैं, सोनम वांगचुक को वहां बैठना नहीं पड़ता और नीट के सवाल पर कोई फैसला आ गया होता। पटना में छात्रों को बीपीएससी को लेकर के लाठी नहीं खानी होती। टीचर के सवाल पर अलग अलग राज्यों में कोई लाठी खाने की नौबत नहीं आती। इस तरह की परिस्थितियां जब दिखाई दे रही थी, उन परिस्थितियों में अब मौजूदा सत्ता किस तरह से अपने लिए वोट बैंक का इंतजाम करते हुए दिखाई दे,
ये प्राथमिकता बनती जा रही हो, तो सवाल यही उठता है कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या यूनिवर्सिटी बचेगी रामपुर की? कौन सोच सकता था कि रामपुर जैसी छोटी जगह पर 250 एकड़ में कोई यूनिवर्सिटी बनेगी? अल्पसंख्यकों के नाम पर तमाम बड़ी यूनिवर्सिटी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का जिक्र होता है, सरकारी क्षेत्र की यूनिवर्सिटी, लेकिन कभी भी किसी भी सरकार में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार रही हो, किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन आजम खान ने जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना में रुचि ली, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आज इस देश के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कितने बीएड कॉलेज ऐसे चल रहे हैं जो एमसीआई या दूसरे स्थापित मानकों के ऊपर खरे उतरते हो? किस ढंग से शिक्षक भर्ती हो रही है, किस ढंग से पूरी व्यवस्था चलती हुई दिख रही है, ये सब देख रहे हैं कि मौजूदा दौर के अंदर शिक्षा को लेकर सरकार का रवैया क्या है। एक वाकया आपको याद दिलाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गए थे और उस कार्यक्रम के दरमियान बिहार के उस वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे सबके सामने, जनता के सामने मांग की कि पटना विश्वविद्यालय आजादी के पहले का विश्वविद्यालय है, जब देश में 7-8 विश्वविद्यालय थे तब का विश्वविद्यालय है, उस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा केंद्र सरकार दे दे, केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मांग को अनसुनी कर दिया और एक वहां नई बात कह दी कि दूसरी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है वो आपस में कंपीट करें, बेहतर शिक्षा व्यवस्था दें, सब कुछ करें, और जो यूनिवर्सिटी टॉप 10 यूनिवर्सिटी होगी उन्हें कई सौ करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ये कौन सी व्यवस्था हो गई भाई? पुरानी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाने की मांग वो हवा हो गई, और जिस तरह से इनाम देने की, सैकड़ों करोड़ का इनाम देने की बात उन्होंने कही थी, आज तक किस यूनिवर्सिटी को इनाम दिया गया ये किसी को नहीं पता। किस ढंग से वाइस चांसलर की नियुक्ति हो रही है, आरएसएस से जुड़े हुए लोग वाइस चांसलर बनके किस तरह से शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। कहीं से छुपा हुआ नहीं है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां किस तरह के लोग ज्यादातर वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। कितने विश्वविद्यालयों में सेशन नियमित है, सत्र नियमित चल रहा है और 3 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है। चले जाइए बिहार या कुछ दूसरे राज्यों में भी चले जाइए और आप देख सकते हैं कि 3-3 साल का ग्रेजुएशन 5-5 साल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। वह सत्ता और सिस्टम को वो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आजम खान की यूनिवर्सिटी तोड़नी है, प्रशासन की नजर में वो नहीं है। नीट पेपर लीक कैसे रुके या दूसरी परीक्षाओं की पेपर लीक कैसे रुके, वो शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा मंत्रालय का एजेंडा नहीं है। लेकिन एजेंडा क्या है? आजम खान ने जिस यूनिवर्सिटी को इस स्थापना में रुचि ली उसे तोड़ देना है। और क्या एजेंडा है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिया जाना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसने पूरी दुनिया को कई सारे लोकतांत्रिक मान्यताओं से रूबरू कराया। सत्ता और धार्मिक संस्थाएं दोनों अलग चीजें हैं, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दिया। मॉन्टेग्यू और रूसो जैसे विचारक इसी तरह के दुनिया में जो रिवॉल्यूशन हुए उसी से निकल के आए, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, चाहे यूएस रिवॉल्यूशन हो, चाहे ब्रिटेन का रिवॉल्यूशन हो। लेकिन इतिहास की किताबों से उसे हटाया जाएगा। किस लिए हटाया जाएगा? कहा कुछ और जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे मंशा क्या है? फ्रांस की क्रांति में जो सबसे सामान्य तथ्य कहा जाता है वो क्या है? वो एक ही चीज है जो सभी बच्चे एनसीईआरटी के 9th-10th में पढ़ते हैं। वो एक ही चीज पढ़ाई जाती है कि चर्च के सत्ता में बढ़ते हस्तक्षेप के खिलाफ, शासन के खिलाफ लोगों में विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह का नेतृत्व तो वहां के बुद्धिजीवियों ने किया था। अब चर्च के खिलाफ हस्तक्षेप यानी धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ हस्तक्षेप, और जब वो हस्तक्षेप हुआ उसको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। यही मौजूदा दौर में चल रहा है। अब आपको यही सिखाया जाएगा कि जय श्री राम करिए, अल्लाह अकबर कीजिए, लेकिन पढ़ाई करना कम कर दीजिए। ऐसे ही विश्व गुरु बन जाएंगे। मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है, कोई बात नहीं है, हिंदुओं का मंदिर है, हिंदू ही चंदा चुरा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? इसमें कौन सी नई बात हो गई? बस इसी फॉर्मूले को रट कर विश्व गुरु बन जाना है। यही सिस्टम, यही दौर इस देश के अंदर जो चलाया जा रहा है। और इस दौर में जब देश के प्रधानमंत्री खुद से ये कहते हुए नजर आ रहे हो कि नौजवान रील बनाकर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं,
तो पढ़ने लिखने की जरूरत ही क्या है जब रील बनाकर रोजगार मिल ही रहा है, डिलीवरी बॉय बनकर रोजगार मिल ही रहा है, पकौड़े बेचकर रोजगार मिल ही रहा है, 5 किलो राशन मिल ही रहा है, और बीच बीच में 500, 1000, 2000 रुपए किसान सम्मान निधि या किसी और निधि के नाम पर मिल ही जा रहा है, और चुनाव आ रहे हैं तो 10-10 हजार रुपए खाते में मिल ही जा रहे हैं। तो फिर पढ़ने लिखने की जरूरत ही क्या है? यूनिवर्सिटी की जरूरत ही क्या है? क्या इसी मानसिकता से निकले हुए लोग नक्शा पास है या पास नहीं है इसको आधार बनाकर यूनिवर्सिटी तोड़ने की हद तक जा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे, जब संसद में बोलते थे, तो कभी कभार उनके तथ्यों से असहमत भी होता था, लेकिन ज्यादातर मौके पे लगता था कि ये व्यक्ति ठीक ठाक बात करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कई सारे बयानों को देखकर लगा कि जिस राजधर्म की बात अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, उस राजधर्म से कहीं पीछे जाकर ये अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के गुजरात के मुख्यमंत्री वाले राजधर्म के फॉर्मूले का पालन तो नहीं कर रहे हैं। और वाकई अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के गुजरात के मुख्यमंत्री वाले राजधर्म के फॉर्मूले का पालन यदि उत्तर प्रदेश की सत्ता करती हुई दिखाई दे रही है, तो उस राजधर्म के अंदर यूनिवर्सिटी का टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि वहां तो गुजरात के अंदर सांप्रदायिक बवाल को भी न्यूटन के तृतीय गति नियम की संज्ञा सत्ता में बैठे हुए लोग खुद ही दे दिया करते थे। अब देखते जाइए यूनिवर्सिटी बचती है या नहीं बचती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शासन से, भारतीय जनता पार्टी से और रामपुर के डीएम साहब से व्यक्तिगत तौर पर हम अपने दर्शकों की तरफ से भी अपील करते हैं कि कृपया शिक्षण संस्थानों को गंदी राजनीति का शिकार न बनाएं और नक्शा पास हुआ या नहीं पास हुआ इस आधार पर शिक्षण संस्थाओं को तोड़ करके वाकई इस देश के अंदर सपनों को मारने की परिस्थितियों को ना बनाया जाए। अन्यथा इतिहास के फुटनोट में जगह वैसी ही मिलनी है, शायद उतनी भी नहीं मिलनी है जितनी बख्तियार खिलजी को मिली। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।